नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ ऋषि जी से। ऋषि जी, आप ये बताएं कि आप किस तरह की तैयारी करते थे और कितने घंटे पढ़ाई करते थे। सभी को पहले नमस्कार। तैयारी के बारे में बता दूं, तैयारी एक लंबी प्रोसीजर होती है जो मैंने 2006 से शुरू की थी। सीरियस तैयारी 2006 से मैंने शुरू की, सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। पुलिस में जाने का अच्छा वो था, मेरे पिताजी पुलिस में थे तो मैं भी उनके ही नक्शे कदम में चलकर पुलिस में जाना चाहता था। सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने शुरू की 2006, 7, 8 और 9 और 10 में मैंने मुख्य परीक्षाओं तक पहुंचा और मतलब कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेट मैं उसे पास नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इसी दौरान मैंने एलएलबी की परीक्षा भी पास कर ली। फिर मुझे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, तब मैंने उसके परीक्षा को पैटर्न को देखा और फिर सब कुछ छोड़ करके उसके लिए एक अलग से तैयारी शुरू की। इसके लिए मैंने किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने 3-4 साल की थी, इसलिए परीक्षा के पैटर्न को मैं बहुत अच्छा समझता था। तो मुझे लगा कि किसी से पूछने और समझने की अपेक्षा विषयों को पढ़ना और समझना ज्यादा सही है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और उसके लिए खुद ही रणनीति बनाकर मैंने कोशिश की। सर, आपका एडीपीओ पर चयन हुआ है, इसके पहले आपने कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। देखिए, 2006 से लगातार मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब भाग ले रहा था और किसी न किसी कारण से कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर से मैं हमेशा फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाता था। सर, जब आपका चयन नहीं हो रहा था एडीपीओ के पहले, तो इस दौरान आपको कभी निराशा आती थी। देखिए, निराशा मतलब वो दौर पाठक वो दौर ऐसा था कि यदि आदमी में थोड़ी सी हिम्मत होती तो मैं कम से कम 100 से 200 बार जरूर मर गया होता। आदमी इतना परेशान होता है, इतना हतोत्साहित होता है और समाज के लोग दूसरे लोग नहीं, आदमी खुद अपनी बातों से अपने ही आप में मतलब वो होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये निराशा जैसे आती थी जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इससे उबरने के लिए आप क्या करते थे। अब देखिए, ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं था कि उससे हम पहुंच गए हैं निराशा उसमें और उससे अब हमको निकलना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के दौरान ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें से हर एक बच्चे को गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन नहीं होने पर वो अपने आप ही डिप्रेशन में जाता है, फिर उसे अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। समय रहने के साथ जो समय होता है वो पुराने घावों को भरता है और फिर कुछ समय बाद फिर उसके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा आती है और फिर एक नए लक्ष्य को निर्धारित करके वह उसकी तैयारी में जुट जाता है। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है, तो जैसे ही निराशा आई तो समय के साथ वो निराशा आशा बदल जाती है और आदमी फिर से तैयारी करना शुरू कर देता है। जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बच्चे तैयारी करते हैं और जब उनका रिजल्ट जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो वो तत्काल का समय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे भी समझने लगते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव अगर सकारात्मक दोस्त होते हैं, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो वो समझने जाते हैं कि मतलब एक परीक्षा से ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। जी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक वो डिप्रेशन में रहते हैं, फिर उनको अपने आप ही ये चीज एहसास होता है कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 2 महीने पहले, है ना, और आज की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ नहीं है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है उनके पास। तो समय रहने के साथ उनके अंदर ये फिर से एक हौसला आता है और फिर से वो आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। जो अपने ऐसी स्थिति से जो संभालते हैं, लड़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं, अंत में सिलेक्शन उनका ही होता है। सर, आप कितने घंटे की तैयारी करते थे और किन किताबों का आप अध्ययन करते थे। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे या वो करते हैं। लेकिन हाँ, जब परीक्षा अपने सर पर होती है तब हम उसे 24 आवर स्टडी, 24 घंटे का अध्ययन हम उस समय पर करते हैं सिलेक्शन के लिए, और इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। और जिस बार हम ये 24 आवर स्टडी करना सीख जाते हैं
समझिए कि फाइनल सिलेक्शन उस बार ही हमारा हो जाता है। सर आप किन किताबों का अध्ययन करते थे एडीपीओ की तैयारी के लिए? एडीपीयू के लिए मैंने बेयर एक्ट का सबसे ज्यादा अध्ययन किया और क्वेश्चन भी सॉल्व किया करता था। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, वन लाइन फैक्ट्स पढ़ा करता था, सब कुछ जैसा वो था प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए जो भी एक निर्धारित मानदंड है मैं उन सबको पूरा किया करता था। सर आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी से आपने? सेल्फ स्टडी। मैंने एडीपीओ का एग्जाम तो मैं इस चीज में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इसे मैंने सेल्फ स्टडी से ही मतलब वो किया है। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में मैंने एक दो शिक्षकों का मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, उनके सानिध्य में भी रहा, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वो सब कुछ उनसे प्राप्त कर सका। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया नहीं या कुछ, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जब मैं उनसे कुछ लेने जाता था तब वो वहां पर नहीं होते थे या वो कहीं और वो थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी जो तैयारी थी वो मेरी अपने प्रयास पर ही जाकर अंत में सफल हुई। सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ो और सिर्फ पढ़ो और फिर पढ़ो और फिर पढ़ो और उसके अलावा फिर पढ़ो और पढ़ो फिर पढ़ो। मतलब कि जब तक आपका कहीं चयन नहीं हो जाता तब तक केवल आप अध्ययन करते हैं। देखिए जब अपन लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। या तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और जिस आदमी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसकी तरफ वो आगे बढ़ता गया, उसे एक ना एक दिन मिलना है। हाँ, एक दिन ऐसा होता है कि ये एक बहुत लंबा सफर होता है, बीच में कभी कभी आदमी परेशान होता है और शायद उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां भी इतनी विपरीत हो जाती हैं कि अच्छे से अच्छे समझदार और धैर्यवान व्यक्ति का धैर्य टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में आपके दोस्त, मित्र, भगवान, आपके साथी, सहयोगी ये आपका मनोबल बढ़ाते हैं और आपकी गाड़ी को फिर से ट्रैक पे लेकर के आते हैं। और जब आप फिर से मेहनत करते हैं तो भगवान एक ना एक दिन आपको जरूर सफल करता है। सर आप आज जॉब में हैं, आज आप जॉब में हैं तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं जॉब के दौरान? देखिए, जैसे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी में मेरा काम होता है कि जो पुलिस के मामले हैं उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और आरोपी के किए गए अपराध को संदेह से परे न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करके उसे दंडित कराना, ताकि जो फरियादी है, जो आहत है, उसका विश्वास हमेशा न्यायपालिका पर, अपने लोकतंत्र पर और न्यायपालिका पर बना रहे। तो सामाजिक स्थिति में बहुत विविधता का देश है भारत। वर्क प्लेस पे आपराधिक उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा होता है कि साक्षी जो होता है, साक्षी अपने वकील या अभियोजन अधिकारी को समझता ही नहीं है, जानता नहीं है। अनजाने में वह अपने ही दुश्मन मतलब बचाव पक्ष के वकील के पास जाता है, उससे ही सलाह करता है और उसके बताए अनुसार ही न्यायालय में आकर गवाही देता है, जिसके कारण उसका विपरीत प्रभाव उसके मामलों पर पड़ता है। जी सर। तो सर ये बताएं कि आपका अब फ्यूचर प्लान क्या है, आप भविष्य में क्या चाहते हैं? देखिए भविष्य में आदमी प्रशासन में आने के बाद जो भी काम हमें मिला है हम बड़ी ईमानदारी के साथ उसको करें और अभियोजन में नौकरी करने के साथ यही जो एक गलत फहमी है जिसे अपना जो फरियादी है वो ही हमसे जो दूर होता है, कैसे भी करके किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था का निर्धारण किया जाए कि हमारी और उनकी पहुंच बिल्कुल सुलभ हो जाए, हर प्रकार की जानकारी आदान प्रदान एक दूसरे से हो पाए और उनका भरोसा हमारे ऊपर बने, ऐसा कुछ हम करने का प्रयास करें। सर अब तक की आपकी जो जर्नी है, तो क्या आप अपने जीवन को सफल मानते हैं? जी देखिए, अब आज की स्थिति में जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं हूँ, हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ। जी सर, धन्यवाद।